अभी हम प्रियम्बल ही बेसिकली चल रहा है, ठीक है। और इसमें जो इक्वालिटी की बात है, सो इसके पहले हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं ऑलरेडी। हमने डिस्कस किया सोशल जस्टिस, हमने डिस्कस किया जस्टिस, जस्टिस के अंदर सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी। अब है हमारा इक्वालिटी, राइट। तो हम इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इक्वालिटी चाहे यहाँ की हो चाहे कहीं की ही हो, इक्वालिटी इक्वालिटी ही रहेगी। और थोड़ा सा उसे हम प्रियम्बल के हिसाब से देखेंगे तो और चीजें हमारी समझ आएंगी कि हाँ इक्वालिटी एक्चुअल में क्या है अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल। और यहाँ से मालूम चल जाएगा कि पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी का रोल कैसे प्ले होता है, कैसे चीजें होती हैं और क्या चीज इंश्योर करता है। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो इक्वालिटी बेसिकली अगर हम बात करें, इक्वालिटी एक वैल्यू है, राइट। ये कैसी वैल्यू है? इट मीन्स दिस इज अ यूनिवर्सल यूनिवर्सल वैल्यू, राइट। कि सभी के पास इक्वालिटी, ह्यूमन है तो इक्वल होना बहुत जरूरी है। यही ना? इक्वालिटी क्या है? एक यूनिवर्सल यूनिवर्सल राइट। अच्छा, कुछ फिलोसफर बोलते हैं कि यूनिवर्स में कोई जस्टिस नहीं होता है, ठीक है। जो जैसा पाएगा वैसा हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि अगर लायन है तो फिर ये डियर को कैसे खा सकता है हर टाइम पर, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बट हम एक यूनिवर्सल ले लेते हैं कि नहीं, सभी का अधिकार है। जब पैदा होता है आदमी तो वहां पर वो डिस्क्रिमिनेशन लेके नहीं आता, वो बेसिकली आता ही अपना एक राइट लेकर है। जैसे अरिस्टोटल बोलते हैं कि भाई एवरीबॉडी हैज प्रॉपर्टी राइट, उसके पास प्रॉपर्टी राइट है, ह्यूमन राइट है। सेम यहाँ पर इक्वालिटी इज अ यूनिवर्सल राइट है बेसिकली। इसे हम एज अ फाउंडेशनल वैल्यू भी बोल सकते हैं। दैट इज द फाउंडेशनल वैल्यू, फाउंडेशनल वैल्यू। ओके। अगर इक्वालिटी रहेगी यही किसी भी देश की, इफ व्हेन वी टॉक अबाउट the any countries of democracy of the any country, then हम हमेशा उस चीज की इक्वालिटी से जब जज करेंगे, चीजों को देखेंगे बेस्ड ऑन द इक्वालिटी। अच्छा ये ठीक है, सभी को बराबर मिल रहा है, सभी के लिए लॉ इक्वल है। पहली बार ऐसा लगा अभी रिसेंटली, आपने न्यूज में देखा होगा, कुछ 6 और 7 सो पुलिस हैं, पुलिस के कांस्टेबल्स थे या पुलिस में ऑफिसर्स थे, उनको अभी डेथ सेंटेंस मिला हुआ है ना। तो वो क्यों? क्यों? कस्टडियल डेथ। अभी जस्ट इसके पहले कस्टडियल डेथ की रिपोर्ट आई थी। तो चीजें वहां से अब लोगों को लगने लगा कि अब इक्वालिटी शायद आएगी। तो बेसिकली कस्टडियल डेथ ये दिखा रहा था कि इक्वालिटी नहीं थी हमारे इसमें, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज वाला सीन था, चीजें थी। तो बेसिकली दिस इज अ वैल्यू। चाहे आप बहुत बड़े पर्सन हो, चाहे बहुत छोटे हो, सभी के लिए सेम लॉ, सेम वैसे काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिकॉज ये फाउंडेशन वैल्यू जो है, ये इक्वालिटी की बात करें, ये सिर्फ इक्वालिटी की, ये कुछ चीजों को इंश्योर करता है, राइट। किन चीजों को इंश्योर करता है माय डियर? जैसे कुछ भी चीज यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, सब कुछ सबके लिए है, इंडिविजुअल किसी के लिए नहीं है। मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, नो, ठीक है। नो इंडिविजुअल, ये चीज सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। किस चीज की इंश्योर करता है? कि नो इंडिविजुअलिटी, एवरीबॉडी इज इक्वल, नंबर 1। राइट, नो स्पेशल प्रिविलेज, कोई ऐसा स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। नो स्पेशल प्रिविलेज, ठीक है। कोई भी ऐसा पर्सन, नोबडी, ना ग्रुप, ना कम्युनिटी, ना कोई रिलीजन, ना कोई पर्सन, इंडिविजुअल कुछ नहीं हो सकता।
चाहे वो कंपनी क्यों ना हो, कुछ भी हो, इंडिविजुअल कुछ नहीं। यहाँ पर इसका मतलब इक्वालिटी ये दिखा रहा है कि ऑल सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड equal opportunities like which is given in the article 14, 15, 16, 17, 18, है ना। इक्वालिटी का ही तो है फंडा। राइट टू इक्वालिटी किस में है हमारा, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हमारा ये है। सो ये बेसिकली ये इक्वालिटी क्या कहता है, इक्वालिटी का मतलब प्रियम्बल में इक्वालिटी जो मेंशन है दैट इज कि मतलब ऑल सिटीजन्स, सारे सिटीजन्स जो हैं, ऑल सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड, सब कुछ उन्हें प्रोवाइड है इक्वल लेवल पर, इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये किसी एक पर्सन के लिए नहीं चल रहा है यहाँ पर, कुछ किसी स्पेशल नहीं है। सो इसके अंदर में अगर हम आर्टिकल्स की डिस्कस करते हैं तो आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18 अगर देखें तो दीज आर्टिकल्स टॉक अबाउट द इक्वालिटी। ओके, तो इसमें आप सभी चीजों को रख सकते हैं। अगर आपको आर्टिकल याद है तो ओके, नहीं याद है तो आपको मैंने वैसे बता दिया। ग्रुप, कम्युनिटी, रिलीजन, कास्ट, प्लेस बर्थ, कुछ भी ऐसी चीजें हो जाए उस चीज को हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। अब आते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी के बाद। चलो ठीक है, यहां पर है। अब पॉलिटिकल इक्वलिटी में क्या सभी को वोट डालने का अधिकार है, क्या सभी को इलेक्शन लड़ने का राइट है कि नहीं है? यस, एवरीबडी हैज अ इक्वल राइट फॉर दी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिक्स में जाने के लिए सभी के पास इक्वल राइट है। उसके लिए हमारे पास आर्टिकल है। ये नहीं कह सकती कोई पार्टी या कोई पर्सन कि भाई आप पाओगे इतने पैसे, आप अकेले लड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैंने फर्स्ट डे भी बताया था, आर्टिकल नंबर 325 और आर्टिकल नंबर 326 ये सिक्योर करता है राइट टू वोट एंड कंटेस्ट इलेक्शन। कोई भी हो, चीज़ों को लेकर वो अपनी पार्टी बना सकता है, वो अपनी वोट डाल सकता है, किसी को प्रेशर में नहीं आ सकता और खुद भी इलेक्शन लड़ सकता है, कंटेस्टेंट बन सकता है, सारी चीज़ें हैं उसके पास, इक्वल है हर चीज़ को लगाकर। तो ये हमारा पॉलिटिक्स से रिलेटेड आ जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल इक्वलिटी, यस, साथ ही साथ इसमें वोट का भी राइट आप कह सकते हैं, दोनों का। पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब राइट टू वोट एंड राइट टू कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए भी है और सभी चीज़ों के लिए अपने अपनी आइडियोलॉजी को सभी जगह ला सकते हो, किसी ग्रुप के थ्रू, किसी सोसाइटी के थ्रू, कैसे भी करके। सो बेसिकली ये हमारा पॉलिटिकल राइट को प्ले करता है। ठीक है, दिखाता है, वन थिंग इज। एंड सेकेंड इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। ये तो हो गई इसकी बात। अब इकोनॉमिक इकोनॉमिक इक्वालिटी की अगर बात करें हम, इसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी को डीपीएसपी में एक दिया हुआ है। डीपीएसपी जब पढ़ेंगे, डीपीएसपी में आर्टिकल 39 है। आर्टिकल 39 आपने पढ़ा है, क्या क्या उसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 39 में दिया है, एम्फेसाइज इक्वल एक्सेस, एम्फेसाइज इक्वल एक्सेस टू resources and opportunities, including provision for equal pay for equal work। अगर कोई चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे अपर कास्ट, चाहे लोअर कास्ट, कोई भी हो, अगर वो एक ही काम कर रहा है तो उसे बराबर सैलरी दी जाएगी, इक्वल पेमेंट दिया जाएगा। नहीं, फीमेल है तो इसको कम कर दो, ये छोटी कास्ट बड़ी कास्ट तो कम कर दो, या कोई बर्थ प्लेस यहाँ हुआ है वहाँ हुआ है, अपने लोगों के लिए अपने स्टेट के लिए अलग नहीं। इसके बाद आपके रिलीजन की वजह से ऐसा कुछ नहीं, सभी के लिए सेम रहेगा। ठीक है, ये चीज इसमें चीजें रहती है, ये बेनिफिट आपको मिलता है। इकोनॉमिक राइट आ जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक राइट के बाद हमें थ्रू दीज मेजर्स कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस टाइप के मेजर्स जो है, ये हमें ये बताता है कि इनइक्वालिटी के साथ इनइक्वालिटी को रिमूव करने में हेल्प करता है। हमें ये चीज़ें लोगों की सोसाइटी में इक्वालिटी लाता है,
चीज़ों को और अच्छी बनाता है और ग्रो कराता है, और कंट्री जिससे ग्रो हो और डेवलप होती है, लोग भी डेवलप होते हैं, इनसे सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। दिस इज द इक्वालिटी ऑफ द प्रियम्बल। ओके, तो लिखाने की जरूरत तो है नहीं इसको, आपने ऑलरेडी लिख लिया होगा, राइट? ओके, गुड। नेक्स्ट दैट इज फर्टर्निटी। हाँ, है, क्या आएगा? डीपीएसपी का आर्टिकल 40, जिसमें आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड दिया है? नहीं, एनवायरमेंट से लेकर 38 में है ना? हाँ, हम्म, हाँ, विलेज पंचायत है सारा चीज। हाँ, वो तो देखो, इसमें एक इसमें इसमें देखो, पॉलिटिक्स की बात हो रही है, वो विलेज पंचायत की बात हो रही है, पावर की बात, डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर उसको भी रख सकते हो, क्यों नहीं आएगा? आर्टिकल 25, 325, 326 अगर दे सकता है, तो आर्टिकल आपका 40 भी आएगा इसके अंदर। ठीक है, उसमें भी तो राइट है ना, उसमें भी तो आपके पास है ना कि आप अपना प्रधान चुन प्रेसिडेंट चुन सकते हो, अपना वोट डाल सकते हो, किसको डाल सकते हो, और आप, ऐसा नहीं है, वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। दैट्स आल्सो इट्स कम अंडर दिस प्रियम्बल, इक्वालिटी ऑफ द प्रियम्बल। ठीक है, बेसिकली मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, जो भी प्रियम्बल में दिया है वही आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आगे दिया हुआ है। ठीक है, प्रियम्बल जस्ट अ इंडेक्स, ये सिर्फ एक इंडेक्स है, एंड ये हमें बताता है कि हमारा विजन कैसा है। आगे जो पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ों का आपका एलोबरेट तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी पढ़ने को, देखने को। ठीक है इक्वालिटी वही, अगर वहाँ इक्वालिटी है तो ये इक्वालिटी ही वही इक्वालिटी है। ठीक है, इक्वालिटी यहाँ डिफरेंट है, वहाँ डिफरेंट नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ, तो ये मत सोचना कभी अगर कोई वर्ड ऐसा रह जाता है, बट अगर इक्वालिटी वर्ड है तो सभी जगह सेम ही रहेगा। ठीक है, ये चीज को याद रखना है। नेक्स्ट इज कि हमारे इसमें अगर हम बात करें फ्रेटर्निटी की, तो फ्रेटर्निटी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है जानते हो? फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? कभी कभी आप अवार्ड्स को देखो, तो लोग कहते हैं ये बॉलीवुड फ्रेटर्निटी है, एक्टर्स की फ्रेटर्निटी है, इसका ब्रदरहुड, भाईचारा। ठीक है, तो बेसिकली ये फ्रेटर्निटी रिप्रेजेंट करता है क्या? ब्रदरहुड। ठीक है, ब्रदरहुड का मतलब क्या होता है? यूनिटी, सब एक साथ रहे, यूनिटी। यानी आप इसमें लिख सकते हो यूनिटी कैसे? अमंग ऑल सिटीजन्स। सिटीजन, सिटीजन का मतलब जानते हो? कभी कभार सिटीजन के साथ साथ, अब इसमें ये कभी मत कर देना ट्रांसजेंडर सर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, वो भी इसमें आएगा। ठीक है, भाईचारे का। हाँ, अब लैंग्वेज हो, रीजन हो, रीजन हो, कल्चर हो, कुछ भी, सब कुछ आ जाएगा इसमें। नहीं, आधार कार्ड आपके सिटीजनशिप का नहीं है, ये याद रखो, दिमाग में अपने बैठा लो। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी कर रखा है इससे रिलेटेड। आधार कार्ड सिर्फ आपकी एक पहचान बताता है, ये नहीं बताता कि आप सिटीजन हैं इंडिया के कि नहीं। वो वोटर आईडी कार्ड है, पार्ट इसका सिटीजन हुआ। ठीक है, आधार कार्ड आपका सिटीजन का पार्ट नहीं है। वो अलग बात है कि हमारा सिस्टम ऐसा बन गया, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार बोला है कि अब आधार कार्ड की वजह से किसी का काम नहीं रोकेंगे। बैंक को भी बोला कई बार, और बहुत अलग अलग अथॉरिटीज को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बोल चुकी है, लेकिन नहीं मानते डिपार्टमेंट, उन्हें लटकाना होता है, चीजें वैसे बनानी होती हैं तो ऑटोमेटिक बात को घुमा देते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई सीन नहीं है। आप अगर उसे चैलेंज भी कर सकते हो, ऐसा केस हुआ है कई बार, अगर डालोगे तो तुरंत आ जाएगा इसका। सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ है, गया है केस, कि आधार कार्ड की वजह से पता लगे उसको पैसे नहीं निकल रहे, पेंशन नहीं मिल रही, या उनके खत्म हो गए तो उनके बच्चों को पैसा नहीं मिल रहा, या उनकी वाइफ को नहीं मिल रही, क्योंकि आधार कार्ड की वजह से।
तो सुप्रीम कोर्ट ये केस गया, चीजें ऐसी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या, वो सिटीजन कार्ड, वोटर आईडी सिटीजन कार्ड है आपका, ठीक है। हम्म, बल्कि आज की डेट में ऐसा कर दिया है कि आधार कार्ड लेके जाओ तो वोट डाल सकते हो आप। अगर वोटर आईडी नहीं है आपके पास तो आधार कार्ड दिखा के भी आप वोट डाल सकते हो। मुझे तो ये नहीं समझ आता कैसे डाल सकते हो। हाँ? ये लेकिन बात ये है ना कि जबरदस्ती की चीज, थोपने वाली चीज है ना ये, आपको करना है, आपको फंसाने की बात है। जैसे आप देख ही लो, बहुत सारी चीजें होती हैं दुनिया में। किसी भी इंडस्ट्रीज में देख लो, किसी भी उसमें, आपका किसी हॉस्पिटल में, किसी उसमें देख लो। जैसे एक मैंने हॉस्पिटल का मैं नाम क्या ही लूँ, बड़ा हॉस्पिटल है, 22 की बात है कि मैं वहाँ पर, एक अंकल भर्ती, उनका बेटा भर्ती था, मैं गया वहाँ पर। उन्होंने पहले बताया कि सर इतनी फीस लगेगी नहीं, इनका इलाज हो जाएगा इतना, 1 लाख कुछ रुपए उनका खर्च बताया। और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। जरा सा हड्डी में फ्रैक्चर आया था उनको, गिर गए थे स्कूटी से, वो वहाँ पर गए, दिखाने लगे। उस 3 दिन उस पर्सन को रखा, 3 दिन में 3.5 लाख का बिल बना दिया। अब वो परेशान कि ऐसे कैसे आपने कर दिया, चीज़ें ऐसे कैसे हो गई, ये गलत है। उन्होंने कहा नहीं जी, वो हमने कहा था लेकिन ये चीज़ बड़ी हो गई तो हमें अब आपको बिना उसके नहीं जाने देंगे, बिना पेमेंट के नहीं जाने देंगे, चीज़ें रोक लेंगे। तो ऐसे ही होता है ना, बहुत चीज़ें फंसाने वाली चीज़ें, तो वो ऐसे ही कभी कभी बैंक के बाकी अथॉरिटीज़ हैं तो इस नाम पे फंसा देंगे। ये जैसे सपोज करो कि आप कहीं कुछ ले, कहीं कोई कोर्स ज्वाइन किया, सपोज करो, एक छोटी सी बात है, और आपका वो चीज़ खो गया, तो आपने क्या किया, आपने कहा सर वो मेरे पास नहीं, बट आपके पास तो रिकॉर्ड होगा मेरा, प्लीज़ देख लीजिए। उसने कहा नहीं है जी, वो रसीद लेके आनी पड़ेगी तभी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब वो आपको मिल नहीं रही क्योंकि वो धुल गई है, चली गई, खो गई। लेकिन सामने वाले के पास अगर वो रिकॉर्ड है और आपको दिख रहा है कि पर्सन सेम है, फोटो है आपके पास, सब प्रूफ है आपके पास सारा, उसके पेरेंट्स का, उसका नाम, उसके और बाकी चीजें, तो आपको उसको देना चाहिए वापस, लेकिन नहीं करते क्योंकि वो फंसाने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पर लॉयल, यहाँ पर ऑनेस्टी की बात नहीं है, ये जबरदस्ती की बात है, ठीक है। चलो खैर, ये ब्रदरहुड है, ब्रदरहुड के बारे में बात हम करें, और ये एक आपके किसी भी टाइप का ब्रदरहुड हो सकता है हमारे, यूनिटी सिटीजन्स की हो या ट्रांसजेंडर हो, कुछ भी हो, या किसी टाइप की लैंग्वेज बैरियर कुछ भी हो, हर तरीके से एक साथ रहना, दैट इज फ्रेटर्निटी। हमारा देश एक भाईचारे का देश है, यानी पूरे देश में जो लोग रहेंगे एज अ भाईचारा। दूसरी चीज, क्योंकि हमारे देश में देखो आप, सेकुलरिज्म क्यों लेकर आए हैं, हमारे देश में हर धर्म का लोग है यहाँ पर, जितने भी रिलीजन होंगे मैक्सिमम, है ना, 7 8 रिलीजन है हमारी कंट्री में, आप ये सोचो, और सभी खुशी से रहते हैं। तो ये किसका किसका सिंबल है, दैट इज द पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी, सिंबल ऑफ द फ्रेटर्निटी, ये है। ठीक है, दूसरा इसी में फ्रेटर्निटी में एक इन्विजन, द प्रेम्बल इन्विजन्स फ्रेटर्निटी एज मींस ऑफ इंश्योर, ये क्या है, अगर प्रेम्बल के हिसाब से फ्रेटर्निटी की बात करें तो इसका मतलब है कि ये इंश्योर करता है, किस चीज को इंश्योर करेगा फ्रेटर्निटी, इंश्योर द डिग्निटी ऑफ, इंश्योर द डिग्निटी of every individual, every individual, and the integrity, integrity, okay, of the nation। इंश्योर करता है हर एक पर्सन की, फ्रेटर्निटी का मतलब सब इक्वल हैं, बराबर हैं, भाई हैं, तो चाहे वो किसी धर्म से हो, सभी की डिग्निटी उसके लिए बराबर है। वो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, बुद्ध हो, सिख हो, कुछ भी हो, सभी की उसके लिए डिग्निटी बराबर है। और सभी के लिए देश की भी डिग्निटी बहुत जरूरी है, इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये है, सारी चीजें इसमें जरूरी हैं।
हाँ, क्या चीज? हाँ, यूनिटी है, राइट। ब्रदरहुड का मतलब क्या होता है? भाईचारा रखो। जैसे कभी आप लड़ जाओ तो घर वाले ने कहते हैं दोनों भाई हो, अगर भाई भाई लड़ गए, भाई बहन हो, लड़ना नहीं चाहिए, देखो एक साथ रहो। इसका मतलब है परिवार में रहो। देखो, इंटीग्रिटी का मतलब है आप ईमानदार रहना, सत्यनिष्ठा दिखाना है, इंटीग्रिटी। ठीक है। आप उसके लिए ब्रदरहुड रहेगा ना तो आपके अंदर प्यार रहेगा, नेशनलिज्म आएगा। अगर आपके अंदर इंटीग्रिटी नहीं रहेगी तो नेशनलिज्म नहीं आएगा। ठीक है। इंटीग्रिटी टर्म पहले नहीं था प्रेमबल में, ये भी मैं सोच लेना, ये भी ध्यान समझना, ये पहले वर्ड नहीं था। फ्रेटर्निटी तो था, फ्रेटर्निटी के अंदर इंटीग्रिटी वर्ड नहीं डाला गया था। ये इंटीग्रिटी वर्ड 42nd अमेंडमेंट के साथ, ठीक है, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के उसमें ये ऐड किया गया फिर। ठीक है। प्रेम्बल के फ्रेटर्निटी के अंदर ये इंटीग्रिटी वर्ड इसमें ऐड किया गया। ठीक है। द टर्म इंटीग्रिटी एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। ये कई बार ऐसी चीजें आती हैं। ठीक है। रीजन इज अंडरकोज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल, ठीक है, नेशनल के लिए, देश के लिए, क्योंकि हमारे देश में कैसा है, डाइवर्स कंट्री है इंडिया, है कि डाइवर्सिटी है कि नहीं है? तो डाइवर्सिटी की वजह से इसको ये रखा गया है कि ये बहुत जरूरी है ये वर्ड डालना। जब पढ़ेंगे हम तो हमारे समझ में आएगा कि हमें एक साथ रहना है। कोई ओथ लेगा तो उसे समझ आएगा संविधान के, मैं ओथ ले रहा हूँ, संविधान अगर कभी देखेगा तो उसे मालूम चलेगा। ठीक है। तो ये चीज है इसमें। हम्म। फ्रेटर्निटी इज रीइंफोर्समेंट थ्रू, कैसे आता है फ्रेटर्निटी? रीइंफोर्समेंट थ्रू सिटीज सिंगल सिटीजनशिप, promotes the sense of unity by ensuring equal right and responsibility for all Indians, irrespective of their state of origin. And fundamental duty is also इसको fraternity को इनकरेज करता है। ड्यूटी भी तो, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? देश के लिए आपको ड्यूटी निभाना है। उसमें आप चैलेंज नहीं कर सकता, कोर्ट उसमें आपके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता कि आपको फोर्स करके आपको कोई अप्लाई करा दे आपके ऊपर, बट आपको उसकी रखनी है, गरिमा रखनी है, ड्यूटी निभानी है, देश के लिए चीजें हैं, उसी को हम फंडामेंटल ड्यूटीज मानते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हम फंडामेंटल ड्यूटीज भी फ्रेटर्निटी का ही पार्ट है, ये भी एक फ्रेटर्निटी की उसमें आता है, लेकर आता है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज, ड्यूटीज ये का आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 51A, राइट। इसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इस बहुत, अब देखो इसी तरीके से इसमें एक केस, केस क्या कह सकते हो इसमें, के मुंशी, ये नोट में लिख देना चाहे, के एम मुंशी aptly noted fraternity recognize recognizes not only, not only mm, the material welfare of of individuals, but also the sanctity
of every individual's personality. Every individual's personality. But also the sanctity, ठीक है, sanctity, ऐसे sanctity बोल, sanctity of every individual's personality. Every individual's personality. ठीक है, डेट ऑफ एडॉप्शन की कोई बात ही नहीं है, ये तो हमें सबको मालूम है कि नवंबर 26 1949 को ये अडॉप्ट किया गया, और इसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस एवरीबॉडी नोज। बट हमें इसके लिए जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रियम्बल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे हम, साथ ही साथ इसके बारे में ये भी जानना है कि अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल क्या है, यूजेज एंड यूटिलिटी ऑफ द प्रियम्बल कैसे हो सकता है, इमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ द प्रियम्बल क्या क्या है, उन चीज़ों को भी हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को देखेंगे, जिससे हर एक सेक्शन आपका ना बहुत अच्छे से रेडी रहे, चीज़ों को समझ आ जाए। कुछ मेन चीज़ों को देखना है, ठीक है। तो चलो करते हैं इसमें थोड़ा सा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रियम्बल। जुडिशियल interpretation of the preamble. Of the preamble. Okay, so इसको हम यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो वो है, बहुत सारी जुडिशरी हैज इन्वॉल्व इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रियम्बल्स रूल इंश्योरिंग द जस्टिस, लाइक ऐसे बहुत सारे केसेस आप देख, केसेस से मालूम चल जाएगा आपको, उनके उसी को बोलते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात। जैसे पहला एक केस हुआ था, बेरूबरी यूनियन केस, ठीक है, बेरूबरी यूनियन केस इन 1960, okay, number one. Number two is Keshwanand Bharti case. Everybody knows about this Keshwanand Bharti case in 1973. Number three, that is R.S. Bombay case. Uh, sorry, R.S. S.R. Bombay case. Okay, in 1994. ये हमारा इसमें आ जाएगा। इसमें हम इस केस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें, ये क्या हुआ है, ये क्या है, अगर उसमें लगे अच्छा तो लिख लेना, अगर वैसे समझ आ जाए तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। बेरूबरी केस, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने एक उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, डिलिब्रेटेड ऑन द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। नंबर वन इज गाइडिंग पर्पस बताया, दूसरा नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कहा गया है कि जो प्रियम्बल के बारे में कि कुछ ऐसी चीजें थी जिसमें से रखा गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल, कई बार ऐसा हुआ है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बट बाद में फिर रखा गया कि कि पार्ट है, कई बार रखा गया पार्ट नहीं है। ठीक है, इस वाले केस में ऐसा हुआ था पहले वाले में, कि कोर्ट ने कहा कि पहली बात ये हमारा पर्पज है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, और जो अदर चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसका इंटेंट कुछ अलग था, आप शायद समझ नहीं पा रहे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बताया कि ये प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्पाइट इट्स नॉलेज सिग्निफिकेंस द कोर्ट हेल्ड द प्रियम्बल, जैसे मैंने बताया कि ये क्योंकि इट कैन it cannot confer or restrict the powers। उनका कहने का मतलब है कि प्रियम्बल कभी भी ना ही किसी चीज को कन्फर कर सकता है, ना रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो एंड पावर्स एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैक्सिमम जो पावर चीजें हैं आपकी प्रोवाइडेड हैं,
वो कहाँ पर प्रोवाइडेड है, एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इन द प्रीएम्बल। सो प्रीएम्बल पार्ट नहीं है इसका। फिर नॉन इन्फोर्सेबल नेचर की बात करें तो यहाँ पर भी बात कही गई है, कोर्ट ने ये क्लेरिफाइड किया कि प्रियम्बल इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इट इज प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है। एंड साथ ही साथ इसकी एक ना ही इसकी कोई लिमिट के बारे में बात की गई है, एंड इट्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी टू इंटरप्रिटेशन द केसेस ऑफ। तो अगर वैसे बात करें तो एक सिर्फ यूटिलिटी है इंटरप्रिटेशन में, अगर केसेस में इंटरप्रिटेशन की बात करें तो हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को देख पा रहे हैं, प्रैक्टिकली उन्होंने इस चीज़ को दिखाया गया कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो नहीं है, वैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में रख रहे हैं बट एक्चुअल नहीं है। प्रैक्टिकल में क्या यूज़ हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, अब बताओ। तो ये चीज़ है। इसके बाद केशवानंद भारती केस में फिर आई चीज़ें, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि चीज़ों को लेकर अलग तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। केशवानंद भारती केस में एक लैंड, ये बेसिकली ये केस हुआ था, एक लैंड से स्टार्ट हुआ था केस, केशवानंद भारती केस वहां से स्टार्ट हुआ और ये बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि ये सुप्रीम कोर्ट में गया, और इसमें ऐसा लग रहा था कि ये प्रियम्बल की चीजों को चैलेंज कर रहा है, चीजें ऐसी हो रही हैं, कुछ बदलने की बात हो रही है। तो इसमें इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या रखा गया, क्या चीजें हैं। द सुप्रीम कोर्ट रिवर्स इट्स अर्लियर सेंटेंस इन द वेरुबरी केस में, जो डिक्लेयर किया था कि प्रियम्बल इसका पार्ट नहीं है, वो इस वाले उसमें बोल दिया, केशवानंद भारती केस में रिवर्स कर दिया कि नहीं, इसका पार्ट था, प्रियम्बल इज इंडीडेड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बता दिया इसमें फिर से दोबारा। बहुत बार यही चेंज हुआ है सर, ठीक है। प्रियम्बल इज इंडीडेड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस इंटरप्रिटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, कोर्ट ने ये चीज कही, एम्फेसाइज किया कि दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रिटेशन इन लाइट ऑफ द ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस इन द प्रियम्बल। जो एक नोबल विजन है, जो चीजें हैं वो ऑलरेडी प्रियम्बल में मेंशन है, एक्सप्रेस्ड है। तो अगर ये एक्सप्रेस्ड है तो ये तो है तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स अगर है उसमें दिख रहा है कहाँ कहाँ क्या दिया है, तो जाहिर सी बात है उसी का पार्ट है। तो इसमें ये आया कि प्रियम्बल वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द सेम मैनर एज द अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके जैसा इसको भी रखा गया उसमें, और इस चीज को माना गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड पे फिर से आ गया आर एस बोम्मई केस में। बोम्मई केस में देखा सुप्रीम कोर्ट ने रिट्री यह कह सकते हैं इस चीज में कि प्रियम्बल, फिर से इसमें कहा कि प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये उन्होंने साफ साफ इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इस चीज को फिर से एक्सेप्ट किया इस केस के अंदर, जैसा उन्होंने इसमें कहा, सिर्फ यहां से किया और यहां रिवर्स कर दिया और सेम चीज यहां पर लेकर आ गए। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि जो आपका प्रियम्बल है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड मेंटेनिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी बेसिक स्ट्रक्चर है प्रियम्बल, तो ये है। तो इसमें फिर दो तीन चीजें निकल के आई सभी से कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ये एक नोट, ये दो एक नोट तो सभी को मालूम हो ही गया कि पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। नंबर टू जो नोट इंपॉर्टेंट है कि ये ही ना ही इसके पास पावर है, किस चीज का सोर्स ऑफ पावर नहीं है ये, किस चीज के लिए सोर्स ऑफ पावर, power to the legislature, okay, nor a prohibition, ना ही इसके पास कोई प्रतिबंध है upon the powers of legislature, मतलब लेजिस्लेचर के ऊपर पावर बनी हुई है तो उसमें भी कुछ नहीं कर सकता, प्रेम्बल के भरोसे नहीं कर सकते। और दूसरा एक और नोट है इसमें कि दिस इज नॉट, इट इज नॉट अ जस्टिसिएबल,
It is not a justiciable, that is, its provision are not enforceable in any court of law. Any court of law, ध्यान से रखना, its provision are not enforceable in any court of law. इस पॉइंट को आप यहां पर नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। it, हाँ, प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल एनी कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट इन्फोर्सेबल। हाँ बोलो। हाँ, केशव भारती बोममरी वाले में, दोनों से मिला के कंक्लूजन यही आया, इन तीनों केसेस को बेसिकली मिला लिया जाए तो यही है कि हम इसको ना छेड़ें। सबसे अच्छी बात यह है, हम इसे पार्ट माने, लेकिन हमें मालूम है कि सारे जब सारी पावर्स आगे अंदर दिया हुआ है, तो हम इसी की सारी पावर अगर यही यूज कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये इंडेक्स है अगर है, आपको विजन दिखा रहा है, तो आप सारी पावर अगर एक ही जगह रख लेंगे तो फिर आगे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं थी, सब कुछ तो यही दिखा ही रहा है, फिर पावर की हमें क्या ही जरूरत है किसी अदर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल ही कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है कि नहीं, सिर्फ प्रियम्बल होता बड़ा सा, वही कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता, का बात खत्म। आगे हमें आर्टिकल इतनी सारी चीजें जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, है कि नहीं। तो अगर आगे कुछ चीजें जोड़ी गई हैं तो उसकी वैल्यू वहां रखने दो, इसको सिर्फ और सिर्फ ये दिखा दो कि ये हमारा विजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आप घुसोगे तो सारे रूल्स रेगुलेशन पावर सब मिल जाएगी। मेरे पास पावर नहीं है, बट मैं एंट्री कराने का है मेरे पास कि ये चीजें हैं अंदर हो रही हैं, ठीक है। यानी बेसिकली दिस इज अ मेनू कार्ड, मेनू है आपके सामने। बाकी जब ऑर्डर दोगे चीजें होंगी, एक्शन अंदर वाला लेगा, ठीक है, वो चीज है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट इज amendability of the preamble. Amendability, ability of the preamble। ठीक है। तो इसमें अमेंडेबिलिटी में सबसे पहले अमेंडमेंट शुरू होना कहाँ से हुआ, क्वेश्चन जब उठा किसमें, केशव भारती केस में, वहां से ये शुरुआत हुई अमेंडेबिलिटी की। इसमें अमेंडमेंट किया गया, चीजें रखी गई, और 42nd में, मतलब 42nd अमेंडमेंट में इसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया, ठीक है, सेकुलर वर्ड आया, इंटीग्रिटी वर्ड आया, ठीक है, ये भी चीजें इसमें जुड़ गई। इसके बाद अमेंडेबल विद लिमिटेशन के साथ अमेंड कर सकते हैं, वो भी चीजें इसके अंदर डाली गई कि प्रियम्बल में कैसे हम कर सकते हैं, वो किस में है, आर्टिकल 368 के अंदर, ठीक। ला सकते हैं, लेकिन लेकिन एक क्वेश्चन है इसमें, वो है, एक लिमिट लगी हुई है कि अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, सच अमेंडमेंट्स मस्ट नॉट अल्टर द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। वो बेसिक स्ट्रक्चर ही तो वो डिस्टर्ब होने वाला, अंदर की चीजें प्रोविजन बेसिक स्ट्रक्चर, तभी तो उसमें हुआ ना, इसमें लिखा तो है कि नॉट अल्टर द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसको छोड़कर आप कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं इसमें, समझ आया। हाँ, तो ये चीजें आ गई। इसके बाद यूजेज एंड यूटिलिटी, आप सभी को मालूम है यूजेज एंड यूटिलिटीज की क्या है, ठीक है, यूजेज एंड यूटिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। इसमें द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज अ concise statement of the constitution's philosophy, purpose, fundamental foundational values, एंड ये सारी चीज़ों को लेकर रखना,
कंसाइज करना, उनको सही चीज़ों में सही इंटरप्रिटेशन देना। ठीक है। अब वो, जबकि ये भी है इसमें कि इट इज नॉट जस्टिसिएबल, बट फिर भी इसके अंदर अपने इंटरप्रिटेशन, सिंबॉलिक एंड प्रैक्टिकली यूटिलिटी को संभाल के रखता है, होल्ड करके रखता है। ठीक है। इट होल्ड्स द इट होल्ड्स सिग्निफिकेंट इंटरप्रेटिव, सिंबॉलिक एंड प्रैक्टिकल यूटिलिटी, सब कुछ संभाल के रखता है, लेकिन फिर भी जस्टिसेबल नहीं है, बिकॉज ऑल द पावर्स आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इन द प्रियम्बल। दैट्स वाई। ठीक है। प्रियम्बल जस्ट द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। नंबर टू, नंबर वन इज दैट इज, अब नंबर वन इसमें करते हैं तो नॉर्मल जस्ट मैंने बताया। नंबर वन इज कि अगर हम यूटिलिटी यानी इसकी बात करें तो दैट इज अ, ये क्या है, एक हमारा, जैसे मैं हमेशा अभी तक बात कर रहा था, दैट इज समरी और समरी एंड क्या है, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। आपको अभी तक समझ आ गया होगा, इतनी देर से पढ़ रहे हो, तो वही है, बाकी कुछ नहीं। दूसरा है एड इन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है, समझाता है, बताता है, चाहे जहाँ आप कृष्ण भारती केस देख लो, कोई भी केस देख लो। थर्ड है, थर्ड दैट इज अंडरस्टैंडिंग इन इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स। तो ये भी बताता है कि जो फ्रेमर्स रहे हैं, जिन्होंने बनाया है, उनका इंटेंट क्या रहा होगा, उसको समझने की बात करता है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द इंटेंट ऑफ फ्रेमर्स, ये भी बताता है। प्लस ये और भी चीजों को बताता है, डिक्लेरेशन देता है पॉपुलर सोवर्निटी का। दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ पॉपुलर सोवर्निटी, सोवर्निटी। इसके बाद नेक्स्ट, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियल्स एंड एस्पिरेशन। नेक्स्ट है इनएक्टिंग क्लॉज। ठीक है। ये सारी चीजें इनएक्टिंग क्लासेस में कब, ये 26 नवंबर को अडॉप्ट किया गया है, सारी चीजें इसमें ऑलरेडी दिया है। इमिनेंट पर्सनालिटी की अगर इसमें बात करें, इमिनेंट पर्सनालिटीज ऑन द प्रियम्बल, ये आपको उसमें मिल ही जाता है, कौन कैसे रहा, कौन स्कॉलर्स थे, कैसे काम किया, ये छोटी सी बात है। ठीक है। जैसे कि अब मुंशी ने इसको प्रियम्बल को बोला है हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। किसने क्या बोला है, ये आपके हर बुक में मेंशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है। इन्हें पालकी वाला ने कुछ अपना अलग स्टेटमेंट दिया है। इन्हें पालकी वाला कहते हैं दिस इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेम चीजें वही हैं, घूम फिर के वही आ रहा है। कुछ लोग बोलते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ बोलते हैं नोट है, कुछ कहते हैं इंडेक्स है। हर का अपना अपना ये है, बस थोड़ा सा है, इनके नाम आप देख लेना। ठीक है। तो ये आपका प्रियम्बल आज हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे प्रियम्बल के बाद, जो हमें डिस्कस करना है वो हम वहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से, आर्टिकल 1 से करें, या यूनियन या स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज के बारे में डिस्कस वहाँ से करेंगे। अगर कुछ स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है वैसे, तो हम फंडामेंटल राइट्स पे चलेंगे सीधा, जैसा आप कहेंगे वह। हाँ, हाँ, मेंस की प्रैक्टिस ऐसे से करना है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको बोल देता हूँ। ठीक है। वो आपको करना है यहीं से। देखो, पहला एक तो मैं आपको कोशिश, आप ये करो, फर्स्ट ये है कि जो अभी 10 इयर्स में है, ठीक है, 10 इयर्स में जितने भी प्रियम्बल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, उनको सॉल्व करना है खुद से। नंबर 2 मैं दे देता हूँ। ठीक। दोनों से करना है, एक से नहीं। उससे भी आइडिया लग जाएगा किस टाइप के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक आपके सामने रहेगा और आपके सामने बुक है, उसे देख के भी कर सकते हो। फिर मैं दे रहा हूँ, तो फिर वो आपको करना है। ठीक। कोई क्वेश्चन कह रहे हो क्या?
पूछ लो पूछ लो। कोई बात नहीं, पूछ लेना, इसके बाद ही पूछे, क्वेश्चन लिखने के बाद पूछ लेना, ठीक है। हाँ, चलो इसमें से मैं लिखा दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन जो आपको लिखने हैं, ठीक है। लिखो इसमें। नंबर 1, explain the key ideals enshrined enshrined in the preamble. How do they, how do, how do they guide the functioning of the Indian polity? ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है। दो ही क्वेश्चन मैं अभी दूंगा आपको, जो लिखना है ज़्यादा नहीं, बट दो आप कर सकते हो। नंबर 2, हाँ जी, आ, चलो, एग्जामिन the relevance of the preamble in contemporary India, especially in the context of social and economic challenges. Economic challenges, ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। इसको आपको लिखना है 200 वर्ड्स, ये भी 200 वर्ड्स है, ये 250 वर्ड्स में कर देना है, ओके। ये दो क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन पूछ, हाँ, पूछो पूछो। हम्म। कोई बात नहीं, पढ़ के रखो आप। देखो यूपीएससी का ये भी तो नहीं देख सकते हो ना, उसको कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता, चाहे पंडित क्यों ना आ जाए कोई बहुत बड़ा, ठीक है। सो क्वेश्चन अगर पहले आया है तो आज भी आ सकता है। तो उस चीज को तो बिल्कुल मत सोचो कि ये नहीं आ रहा मेंस में। हाँ, अगर नहीं बन रहा तो मैं फिर आगे प्रोवाइड करा दूंगा, बट करना है आपको, ठीक है। या आप ऐसा करो, जिस एनसीईआरटी में पीछे हर चैप्टर के पीछे दिया है लिखने के लिए सब्जेक्टिव, उनको कर डालो आप। सोचो वही मेंस है, ठीक है। आपको आंसर मिल जाएगा, आएगा क्वेश्चन तो उसी टाइप का आएगा, उसी से रिलेटेड, और कहीं से नहीं आएगा। ये चीज को समझ लो। और कोई डाउट? क्या चीज?
ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन। इसमें समझाने वाली क्या बात है, ये तो इतने समझदार होना चाहिए यार। देखो ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल जोन पे आएगा, ओशियन पे जाए होगा, ठीक है, जहाँ पर सी सरफेस टेम्परेचर क्या हो, वार्म ज़्यादा हो, राइट। जब सी सरफेस टेम्परेचर वार्म होगा, ये केवल इक्वेटोरियल लाइन पर नहीं होता, ये ध्यान रखना। इक्वेटोरियल लाइन पर नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर आपका कोल्ड फोर्स जीरो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जेंस है, ITCZ, राइट। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऊपर उठता है, रेनफॉल कराता है, लेकिन कभी भी यहाँ पर साइक्लोन नहीं बने। साइक्लोन कहाँ बनेगा, जहाँ से मूव कर सकते हैं, जहाँ पर कोल्ड फोर्स काम करेगा, तो यहाँ पर कोल्ड फोर्स काम करेगा। और ये ट्रॉपिकल जोन का मैक्सिमम पार्ट आपका ओशन से जुड़ा हुआ पार्ट है, और यहाँ पर सी सरफेस टेम्परेचर वार्म होता है तो एयर ऊपर उठती है, साथ ही मॉइस्चर है, सी है तो मॉइस्चर लेके जाएगा और अपने साथ लेके जाएगा, और एंटी एंटी क्लॉकवाइज इसका मूवमेंट होगा। देखो वैसे एयर हमारा क्लॉकवाइज मूव करती है, लेकिन जब साइक्लोन बनाती है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। हाँ हाँ। टेम्परेट साइक्लोन की बात कर रहे हो? हम्म। नहीं, इसमें क्लाउड का देखो, आपको मैंने फ्रंटल साइक्लोन पढ़ाए थे, बस वही टेम्परेट साइक्लोन है, ये समझ लो। ठंडी गर्म हवाएं मिलेंगी, ठीक है, तो वहां पर ये हमारा, जिसमें से आपका क्या होगा, ये हमारी वेव, ये साइक्लोन क्या होगा, ये मूव करेगी। सिंपल सी बात ये है कि टेम्परेट साइक्लोन आर मोस्टली, जो चीज़ें हैं, या इसे अब सीधी सी बात करो तो दे आर लाइक फ्रंटल साइक्लोन, एंड इसे हम मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी कह सकते हैं। और इसकी खास बात ये है कि ये हमारा एक वार्म और कोल्ड एयर मासेस के बाउंड्री दोनों के मिलने से जब फ्रंट बनता है, उस टाइम पर जो हमारा साइक्लोन बनाता है, उसी को हम बोल देते हैं कि ये हमारा टेम्परेट साइक्लोन है। ये सी सरफेस पे बनता है। ये सी सरफेस पे, ये साइक्लोन या ठंडी गर्म हवाओं से नहीं बनता है, ये सी सरफेस टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो एयर राइज होगी, एयर लाइट हो जाएगी, लो प्रेशर क्रिएट करेगा, एयर मॉइस्चर को लेके जाएगा और रेनफॉल कराएगा, ठीक है। है, थर्मली इंड्यूस्ड है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी वैसे दिया हुआ है उसमें, फिर भी आपको अगर उसमें करना है तो उस चीज़ को और समझ सकते हैं। अगर एक पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो इसमें, वैसे कि आपको याद रहेगा, लिख लो टेम्परेट साइक्लोन, या फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन समझना तो लिख लो, द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, there are four main stages, which includes, number one is stage one, फ्रंटोजेनेसिस, जहां पर कोल्ड एयर मास, ठीक है, मूव करेगी साउथवर्ड, वार्म एयर मास मूव करेगी नॉर्थवर्ड, ठीक है, अपोजिट दोनों विंड्स हैं, फॉर्मिंग अ बाउंड्री विद पैरेलल बट अपोजिट विंड्स, ठीक है, ठंडी और गर्म, वो चीज वही है, उसी को लेके चलते हैं। हाय, हाँ बोलो क्या करो। हाँ, सेकंड है, वही चीज सेम है इसमें। अब इसमें सेकंड में सेकंड स्टेज क्या है, कि वार्म एयर पुशेस इनटू द कोल्ड एयर रीजन, ठीक है, एंड कोल्ड एडवांस इनटू द वार्म एयर रीजन, वार्म एयर, एंड वेव फॉर्म्स इनिशिएटिंग स्ट्रॉन्ग साइक्लोन सर्कुलेशन, ठीक है। वार्म एयर उसको पुश करेगी, सीधी सी बात है, और कोल्ड एयर क्या होगा, एडवांस इनटू द वार्म एयर के उसमें जाएगी, और फिर यहाँ पर दोनों में क्या होगा,
वेव फॉर्म करेंगी दोनों, जब दोनों टकराएंगी ठंडा गर्म मिलेगा तो वहां पर स्पीड कम होगी, तो वेव के जैसे चलेंगे, इनिशिएट करेंगे और वहां पर साइक्लोन का सर्कुलेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। नंबर थर्ड इज मेच्योर स्टेज, कि जैसे साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है इंटेंसिफाई के, वार्म एयर मूव्स फर्दर इनटू द कोल्ड रीजन, अ कोल्ड एयर एडवांस एक्वाथॉर्ड, या कह सकते कोल्ड फ्रंट बनाएगा, साइक्लोन रीचेस पीक स्ट्रेंथ। जैसे कोल्ड फ्रंट जब बनेगा उस टाइम पर हमारा साइक्लोन सबसे स्ट्रांग होता है, टेम्परेट साइक्लोन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसके बाद फोर्थ स्टेज, बस यही चीजें हैं और कुछ नहीं है, मिक्सेस ऑफ एयर्स बनना दोनों में, तभी क्लाउड बनाते हैं और ऐसे चलता है, इसी को हम बोल सकते हैं। ठीक है। थोड़ा बहुत इसी से, जब कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट बनता है तो आपको मालूम है ना, क्लाउड बनता है, रेनफॉल होती है थोड़ी बहुत, तो सेम वही चीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी रेनफॉल होगा, क्लाउड बनेगा। ठीक है। बस और कुछ नहीं। और कोई क्वेश्चन? ओके। तो कल की क्लास हम 7:30 ही रखेंगे मॉर्निंग। ओ 7:30 कर रहा हूँ, 8। ओके। ओके सो मिलते हैं। हाँ इसको करना है, पढ़ते जाना है, क्वेश्चन जरूर करने हैं। ठीक है। बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं बनाना है, कोशिश एक्सक्यूज बनाने की नहीं करनी है। ठीक। ओके। आप लोगों को देखो एक चीज याद रखना कि आपने काफी चीजें सेक्रीफाइस कर दी अपनी लाइफ में अभी, ठीक ठाक, मतलब सेक्रीफाइस ही कह सकते हो, छोटा बहुत थोड़ी बहुत जो भी चीजें हैं सेक्रीफाइस तो कर ही रखे हो ना कुछ। एक सबके जैसा एंजॉय नहीं कर पाना। ठीक है। दूसरी चीज आपको मालूम है, कहीं ना कहीं से आप छोड़ छाड़ के आए हो मेरे पास, ये छोड़ने की पोजीशन पे हो, ये जबरदस्ती लगे हुए हो। कम से कम आपको भी प्रूफ करना है और मुझे भी ये चीज प्रूफ करनी है कि आप आईएएस बन सकते हो, अब बनना है आपको। ठीक है। ये मत सोचना कि हम टाइम पास करना है, सिर्फ कोर्स पूरा करना है। ठीक है। आपका सेक्रीफाइस, मेरा सेक्रीफाइस, सारी चीज़ें सेक्रीफाइसेस जितने भी हैं, आपके हों या मेरे हों, हमारा सिर्फ एक ही मोटो है कि सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है और वो आपको करना है। जिससे मुझे कुछ लोगों में दिखते ही भी है, बट करो, आप जी जान लगा दो। ठीक है। बस वो उसमें कसर नहीं छूटनी चाहिए कि सर मैं ऐसा हो गया, ये प्रॉब्लम सुनने के लिए कोई नहीं बैठा, आपकी प्रॉब्लम सुनने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। अब प्रॉब्लम से किसी कोई लेना देना भी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम से किसी को। आप सक्सेस हो जाओगे तो ठीक है, नहीं सक्सेस हुए तो आप और मेरी दोनों की इज्जत दांव पे लगी है। ठीक है। तो जो भी है लगी तो है ही है, थोड़ी बहुत तो मैं कह सकता हूँ, आपके बाद फिर दूसरा कोई आएगा, तो कुछ ना कुछ निकलते हैं, कुछ नहीं निकलते वो अलग बात, लेकिन हम इतना ट्राई कर दें, इतना कोशिश कर लें कि ना निकलने का चांस ही खत्म हो जाए, है ना। तो हमें करना है, जोर लगाना है, रात दिन एक करना है, पढ़ना बहुत है। कुछ भी चीज हो, अभी कभी कभार आप, मैं कह देता हूँ लेकिन आप लोग वो नहीं करते, कई बार ऐसा भी होना चाहिए आपके अंदर, अगर मैं चलो आज जवाब नहीं दे रहा या किसी वजह से मैं कहीं हूँ, लेकिन आप बार बार मैसेज करके ये भी कह सकते हो कि ठीक है सर अभी कितने समय आप बोलोगे, रात में 1 बजे, मैं 1 बजे रेडी होके मैं बैठूंगा, आपसे क्लियर करके ही जाऊंगा आज। ये आपके अंदर ये आ जाना चाहिए। मेरे साथ भी यही रहेगा कि मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं आपके लिए करूंगा, तो हर चीज का ना आपको सिर्फ एक ही दिखना चाहिए कि मुझे आईएएस बनना ही बनना है, कि किसी को तो दिखाना है ना बन के, सबसे पहले अपने आप को, घर, पेरेंट्स को जिनके सपने आपके साथ जुड़े हैं, फिर जिनको ये लगता हो कि आप कुछ नहीं कर सकते हो तो वो चीज़ है, सो वो तो सब दिख ही जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन जो, अगर आप ये सोचो कि मैं सिर्फ दिखाने के लिए मुझे करना है, तो वो भी इनफ नहीं है, आपको ये बताना है, क्योंकि अगर नहीं दिखा पाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, किसी का दिखा दिया तो बिगड़ना किसी का कुछ नहीं है, ना ही बनना कुछ है। लेकिन आपके दिखाने से आपकी जो सेटिस्फेक्शन आपको अंदर से मिलेगी ना, कि मैंने इतने दिन मेहनत की और मुझे ये रिजल्ट मिला है, तो आपको ये लगेगा कि मैं कर सकता हूँ कुछ भी चीज़ें, और अभी तक जो आपने किया है वो भी आपको चीज़ें कहीं ना कहीं बताती हैं कि आप अगर इतनी चीज़ें आ करके आए हो, पढ़ाई, स्टडी, एकेडमिक,
तो वहां पर भी आपका एक्सेलेंस कहीं ना कहीं चीजें दिखी होंगी, एक्सेलेंसी दिखी होगी। तो वो भी चीजें आपके अंदर कि मैं अगर वहां पर इतना एक्सेलेंस था तो इस चीज में क्यों नहीं एक्सेलेंसी ला सकता हूँ। सो वो भी कभी कभार हमें लगता है कि वो चीज भी लाओगे ना माइंड में तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा और आप आगे बढ़ोगे उसमें पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, समझ आया। इस चीज को ध्यान दो। हाँ तो बेटा आप थोड़ा सा और फोकस करना है आपको। ठीक है, क्योंकि आप पहले बहुत मेहनत कर रहे थे, अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम कर रहे हो। वो नहीं चाहिए, ऐसा और मेहनत करनी है आपको। ठीक है, तो खुद को खुद को भी लगने लगे कि हाँ क्या करो। हाँ स्पेक्ट्रम पढ़ लो, मेंस के टाइम पे थोड़ा बहुत स्पेक्ट्रम काफ़ी हेल्प करती है फिल्म्स में, मैक्सिमम हेल्प करती है। अदरवाइज नोट्स मैंने दिए नहीं, तमिलनाडु की बोर्ड की भी पढ़ सकते हो, वो भी बहुत हेल्प करती है। लेकिन स्पेक्ट्रम पढ़ लोगे तो जनरली सभी पढ़ते हैं तो वो पढ़ लोगे, बाद में बाकी की चीज़ आए। नहीं विपिन चंद्र मेंस के लिए तो यार उसी को पढ़ना ही पड़ेगा आपको, बिना उसके पढ़े मेंस नहीं कर सकते, अच्छे आंसर नहीं लिख सकते हो आप। देखो सबके अलग अलग चांस है, तो आप कभी ये ना हो कि सर मेरे क्वेश्चन कुछ छूट गए हैं। हर चीज़ तो वही सारी की सारी ना, उसमें थोड़ा सा फैक्ट्स ज़्यादा हैं और स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा चीज़ें बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं, बड़ा इजी समझने में, थोड़ा सा वो छोटा छोटा वर्ड दे दिया है कॉन्सेप्ट। इस वजह से ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन होता सभी से बराबर ही है। चीज़ तो एक ही है। अगर क्रिप्स मिशन पढ़ोगे सभी में तो सभी में दिया होगा क्रिप्स मिशन, एक में तो नहीं दिया होगा, है ना। तो वही चीज़ें हैं। सो बस इसको करो और क्वालिफाई करो और जी जान लगा दो। ठीक है, कभी भी एनी टाइम 24/7 कभी मैसेज करो, कभी भी आप पूछो। नहीं बताओ, नहीं टाइम है, मैसेज नहीं रिप्लाई कर पाया, फिर मैसेज करो कि कैसे भी करके आज तो आज का आज क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप करो, चाहे मेरे पास 500 भी आ जाए ना तब भी मैं उसी हिसाब से मेहनत करता हूँ। कोशिश करूंगा, कभी मजबूरी फंस जाए वो अलग बात है, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं हूं तो मैं आपको उसमें हर चीज़ का सोल्यूशन दूं करूं उसमें। ठीक है। हम्म, क्या चीज़। हाँ एनालिसिस पीडीएफ ना। हाँ वो भेजना है मुझे यार, मुझे करना है वो। अभी देखो जल्दी ही करता हूँ मैं, अभी तो लौट के आया हूँ तो मैं कल से इसमें बैठता हूँ। अच्छा याद दिलाया, एक बार मैसेज भी कर देना, मैं इसको करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, गुड नाइट।